बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था अलग अलग जीवन अवधि के बारे में जाना था, और इस धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया काम में आती है उसको रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है कि जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति पढ़ना है इसको, संतति को जन्म देता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एनसीईआरटी में जनन की परिभाषा बताई गई है, यानी कि रिप्रोडक्शन की परिभाषा बताई गई है। तो अगर कोई भी हमसे पूछे कि जनन की परिभाषा क्या होती है या जनन का मतलब क्या होता है, तो हमें ये वाली लाइन जो ब्लू से मार्क की गई है वो बतानी है। क्या है कि ये यहाँ पर ये प्रक्रम है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये सितारा है और इनने करा रिप्रोडक्शन और इससे बन गया डब्बा और इससे बन गया गोला। तो अब ये क्या हुआ, ये सितारा था, इसने डब्बे और गोले को जन्म दे दिया, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है। इसमें कैसा होना चाहिए था, इसमें ऐसा होना चाहिए था कि ये सितारा है और इसने जब ये जन्म दिया तो ये एक सितारा बन गया और एक और सितारा बन गया। तो यानी कि इसके जैसे ही, इसके समान संतति ये जो कहलाई, इसकी जिसने इसको जन्म दिया, ये दोनों जो कहलाई ये इसकी संतति कहलाई, संतति यानी कि इसके बच्चे कहलाए। तो इसके बच्चे जो हैं इसके समान होने चाहिए, इसकी संतति इसके समान होनी चाहिए, तब इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। अब ये सितारा जो है पिंक है, ये ग्रीन है, लेकिन है तो सितारा ही, इसका कलर में फ़र्क आ सकता है लेकिन इसी के समान दिख रहा है, तो उसको कहेंगे रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो उसी के समान होना चाहिए। फिर आगे कहा है संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। यानी कि ये जो संतति थी, इसके बच्चे थे, ये सितारे की हो गई, ये सितारा भी बड़ा हुआ, संतति में वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब बड़ा हो जाना। यह हरा था इसलिए हम इसको हरा बनाते हैं। तो ये बड़ा हो गया, बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, ये परिपक्वता आनी चाहिए। परिपक्वता मतलब मैच्योर होना चाहिए, यानी कि उसको सामान लेने भेजा घर के बाहर, तो ये सामान लेके आ जाए बढ़िया, या अपने खुद से नहा धो ले, पढ़ाई वढ़ाई कर ले, नौकरी वोकरी कर ले, तो ये परिपक्वता आ जानी चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसका सामना करने की इसमें ताकत आ जानी चाहिए, परिपक्वता आ जानी चाहिए। तो ये वृद्धि हो गई, इसका साइज़ बढ़ गया, साथ में इसमें परिपक्वता आ गई। फिर उसके बाद ये अपनी और संतति को जन्म दे देगा। ये इसने फिर अपनी और संतति को जन्म दे दिया। तो क्या हुआ, संतति को जन्म दे दिया। फिर उसके बाद इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। तो अब क्या हुआ कि ये बड़ा हुआ था, बड़ा होने के बाद इनने अपनी संतति को
जन्म दे दिया। अब इनकी क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी मृत्यु, क्योंकि पहले पढ़ा था मृत्यु तो निश्चित होती ही है। तो इसका जन्म हुआ, तो यहाँ पर जन्म हुआ, फिर वृद्धि हुई, उसके बाद में मृत्यु हो गई, और दूसरे और आ गए, फिर इनका भी क्या होगा, इनमें भी वृद्धि होगी, इनका भी डेथ होगी, और उसके नए बच्चे जो होंगे वो आगे जाके बढ़ते रहेंगे। तो ये जन्म हुआ, फिर वृद्धि हुई, फिर मृत्यु हो गई, तो ये जीवन चक्र चलता रहता है, जीवन चक्र चलता रहता है। तो उसको बोलते हैं जीवन चक्र। पहले हमने पढ़ा था क्या, जीवन अवधि। अवधि का मतलब था कि कितना समय वो जीव अपनी जन्म से लेकर अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक इस धरती पर रहता है, उसको कहते हैं जीवन अवधि। और जीवन चक्र क्या है कि जन्म हुआ, फिर वृद्धि हुई, उसके बाद मृत्यु हो गई, इसको कहते हैं जीवन चक्र। इसके बाद क्या कह रहे हैं, जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये था डब्बा, ये डब्बे की कहानी है ऐसी समझाने के लिए। अब ये डब्बे को पता चल गया कि मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरी हो जाएगी कुछ दिनों में वृद्धि। ये हो गई वृद्धि, बड़ा हो गया। अब इसको आ गया कि भाई मैं तो हो जाऊँगा मर, है ना, इसकी तो मृत्यु निश्चित है, पढ़ लिया था इनने भी, एनसीईआरटी में पढ़ लिया था एकदम से। तो अब इनने बोला कि अब क्या करें, हम तो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे डब्बे की जो ख़ानदान है वो ख़त्म हो जाएगा, डब्बों का ख़ानदान। तो इनने बोला कुछ तो करना पड़ेगा। तो इनने पढ़ लिया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में था रिप्रोडक्शन, कि जनन से जो पीढ़ी रहती है, जनन से जो ख़ानदान रहता है, जो नस्ल रहती है, वो आगे उसमें निरंतरता बनी रहती है, यानी कि वो आगे बढ़ती रहती है। तो इनने कर लिया जनन, जनन हुआ तो इसके छोटे छोटे डब्बे हो गए, ठीक है, और इनकी हो गई जाहिर सी बात है मृत्यु। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनका जो पीढ़ी है वो अभी भी क्या हुई, वह पीढ़ी अभी भी जिंदा रही, वो आगे की तरफ बढ़ गई, निरंतरता उसमें बनी रही। किस वजह से बनी रही, क्योंकि यहाँ पर हो गया था जनन, जनन कर लिया था यहाँ पर, जनन की वजह से, यानी अपने बच्चों को उनने पैदा कर दिया, तो उसकी वजह से इनकी पीढ़ी में निरंतरता बनी रही। अब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनमें वृद्धि हो जाएगी, इसमें भी वृद्धि हो जाएगी, फिर इनने भी जनन किया, रिप्रोडक्शन, तो इनके छोटे छोटे डब्बे हो गए, तो इसमें ऐसे निरंतरता बनी रहेगी। तो जनन से क्या होता है, जनन से निरंतरता बनाए रखती है दूसरी पीढ़ी के अंदर। अब आप बाद में अध्याय 5 आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि इस प्रकार आनुवंशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। तो अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बातें हैं कि अध्ययन तो हम करेंगे ये वाले चैप्टर के अंदर में, आनुवंशिकता वाले चैप्टर में जब आगे आएगा, और विविधता के सिद्धांत में क्या अध्ययन करेंगे कि जो आनुवंशिक विविधता है वो कैसे होती है जनन की वजह से, जनन के दौरान कैसे सृजित या वंशागत होती है। अब ये थोड़े भारी भरकम शब्द हैं, इनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो समझना होता है कि आनुवंशिक विविधता का मतलब होता है, और उसमें भी आनुवंशिक का मतलब क्या होता है। तो आनुवंशिक को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे पहले तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये डब्बा है, ये डब्बे ने जन्म दिया दूसरे डब्बे को, और ये एक और डब्बे को, ऐसा जन्म दिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता है कि एक डब्बा जो है नीला निकला और एक डब्बा जो है पिंक आ गया,
और एक डब्बा जो हरा आ गया। तो हमने देखा कि जब इसका जनन हुआ, जब इसने जनन किया तो एक नीला हो गया, एक पिंक हो गया और एक हरा हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो डब्बा है, डब्बे का परिवार है, इसके अंदर में विविधता आ गई, यानी कि बदलाव आ गए, नई चीज़ें आ गई, नई खूबियाँ आ गई या खामियाँ आ गई। तो ये जब नई खूबियाँ आ जाती हैं अलग, यानी कि अपने पेरेंट्स से जब वो अलग हो गए, पेरेंट्स से वो अलग दिख रहे हैं, थोड़े खास दिख रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं विविधता आ गई। यानी कि जो अपने पेरेंट्स हैं, अपने माता पिता हैं, उसके समान ही हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा खास खूबियाँ आ गई, तो उसको कह रहे हैं कि इनमें विविधता आ गई। अब ये जो विविधता आई, ये बदलाव जो आया, नई चीज़ें जो आई, वो किस वजह से आई? वो जनन की वजह से आई। जनन हुआ तभी तो ये बदलाव हुआ, तभी तो ये नई विविधता आई। तो ये जनन के दौरान कैसे हो जाता है, उसको हम ये चैप्टर में स्टडी करेंगे आगे जाके। जनन के दौरान में जब ये विविधता आती है, और अनुवांशिक, और उसमें विविधता किस में आती है? अनुवांशिक विविधता उसको कहते हैं। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, समझने के लिए बोल सकते हैं कि जैसे मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर में बहुत सारी ऐप्स होती हैं, ठीक है। कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, कोई गेम खेलते हैं, कुछ और भी ऐप्स वगैरह चलाते हैं, पढ़ाई की ऐप्स भी होती हैं, यूट्यूब भी होता है। तो हर एक ऐप का जो है कोड अलग होता है, और जिस तरीके का कोड होगा उसी तरीके की ऐप होगी। ठीक वैसे ही हमारे अंदर में भी, इंसानों में जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं इस धरती के अंदर में, पेड़ हैं, पौधे हैं, सबका एक खास कोड है, अल्लाह पाक ने बनाया है, ठीक है। तो जैसा उनका कोड होगा वैसे वो बाहर से दिखेंगे, अंदर और बाहर से उनका वैसी टाइप के होंगे वो। तो उस कोड को इंग्लिश में बोलते हैं जीन्स, जीन। और जब हम इस जीन की स्टडी करते हैं, जीन की पढ़ाई करते हैं, या जीन के बारे में कोई भी बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक। उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुवांशिकता, अनुवांशिक। तो कभी भी जीन्स की बात चलेगी, यानी कि वो कोड की बात चलेगी, अंदर के खास कोड की बात चलेगी, तो हम बोलेंगे कि जेनेटिक्स की बात चल रही है, यानी कि अनुवांशिकता की बात चल रही है। तो अब ये अनुवांशिक विविधता कैसे हो जाती है, यानी कि ये कोड में कैसे बदलाव होता है जनन के दौरान, उसको हम पढ़ेंगे कि ये कोड कैसे बनता है, कैसे सृजित होता है, कैसे बनता है, और कैसे ये दूसरी पीढ़ी में, जो नई पीढ़ी आई है, वंशागत मतलब नई पीढ़ी में पास होता है, नई पीढ़ी में पहुंच जाता है। तो उसको हम पढ़ेंगे ये अध्याय 5 के अंदर में। और ये कब होता है? जनन के दौरान ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं आगे कि जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है, तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा कुछ हाई फाई बात नहीं है, कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारा जीव का संसार है, यानी कि इस धरती पर जितने भी जीव मौजूद हैं, उसमें बहुत सारी क्या पाई जाती है? उसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग किस्म के जीव यहाँ पर हैं। तोता है, मैना है। अब तोतों में भी अलग अलग कलर के हैं। तो इंसानी को देख लीजिए, इंसानी है, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, और लड़कों में भी अलग अलग चेहरे के हैं। सबके चेहरे यूनिक हैं, सबके चेहरे ख़ास हैं। फिर आसपास देख लेंगे, गाय हैं,
कुत्ते, बिल्ली, फिर समुद्र में जाएंगे तो मछलियाँ इतनी रंग बिरंगी, शार्क है, व्हेल है, इतने सारे यहाँ पर जीव हैं। और पौधों की तो बात करेंगे तो और अलग अलग किस्म के फूल हैं। इतनी सारी विविधता है, इतने सारे किस्म के यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। तो प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। तो प्रत्येक जीव क्या कोशिश करता रहता है? प्रत्येक जीव ये कोशिश करता रहता है कि वो अपने जो वातावरण है उसमें अच्छे से अच्छे तरीके से ढल जाए। तो इसलिए अपने आप को बहुगुणित करते रहता है, यानी कि अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते रहता है। तथा और क्या करते रहता है? और वो संतति उत्पन्न करने के लिए, यानी कि अपने जो बच्चे हैं उसको बनाने के लिए, उसको पैदा करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता रहता है, अपना तरीका विकसित करता है। जैसे डॉगी में अलग होगा, पौधों में अलग होगा, इंसानों में अलग विधि रहती है संतति आने की, फिर मछलियों में अलग विधि रहती है, मेंढक में अलग विधि रहती है। सब में अपनी अपनी अलग अलग किस्म की विधियाँ हैं संतति उत्पन्न करने के लिए, संतति को लाने के लिए। अब जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं कि जो जीव है वो किस तरीके से जनन करेगा। यानी कि वो जो जनन होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि जो नई पीढ़ी आएगी, नए बच्चे आएंगे, वो किस तरीके के होंगे, वो किस बात पे डिपेंड करता है, किस बात पे वो डिपेंड करता है। वो क्या क्या है उसका? पहले तो है वास, यानी कि कैसा उसका वातावरण है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि कोई महिला हैं और वो मेहनत मजदूरी करती हैं और खाने के लिए भी उनका सही नहीं है और बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, टेंशन में रह रहे हैं, तो और उनका बच्चा भी है पेट में। तो उनका जो बच्चा होगा, हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ख़राब ही हो सकता है उनके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि उनको सही से खाना वगैरह नहीं मिला, बहुत गरीब थे। और एक दूसरी जगह है कि उनको बढ़िया एसी में रह रहे हैं, सब खाना वगैरह सब अच्छे से मिल रहा है, तो उनका बच्चा जो है सही साट पैदा हो। या वैसे ही यहाँ पर जैसे मेंढक है या फिर मछली है, अब मछली का वातावरण उसको चाहिए पानी वाला वातावरण, ठीक है, पानी में वो पैदा होता है। कुछ जीव रहते हैं जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी अपने बच्चे के लिए मिट्टी का घर बनाती है, उसमें पैदा करती है, तो उसका वातावरण निर्भर करता है कि जनन किस तरीके से होगा। दूसरी क्या चीज़ निर्भर करती है? आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान। क्रिया विज्ञान का मतलब होता है फिजियोलॉजी। यानी कि हमारे अंदर शरीर के जितने भी क्रियाएं चल रही हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे दिल है वो धड़क रहा है और वो खून बाहर पंप कर रहा है, किडनी अपना किस तरीके से काम कर रही है, यानी कि शरीर के अंदर की जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उसको जब हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी। ठीक है, ये MBBS में जब हम डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है, इसको पढ़ना होता है, हमारे शरीर कैसे नॉर्मल तरीके से काम करता है उसको कहते हैं क्रिया विज्ञान। तो जनन के लिए भी ये अंदर का जो क्रियाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। अब मान लीजिए कोई जीव है, इंसान का ही एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि कोई जीव है, इंसान है, और उनके अंदर में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यानी कि डिलीवरी के दौरान में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो बच्चे के अंदर में, तो उनके अंदर का क्रिया विज्ञान क्या हुआ, अंदर की क्रिया ख़राब हो गई, तो बच्चे में भी फ़र्क आ जाएगा। या किसी को डायबिटीज़ हो गया ये डिलीवरी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें भी बच्चे में असर पड़ेगा। तो आंतरिक जो क्रिया विज्ञान रहती है, अंदर की बनावट,
वो भी, उससे भी जनन पे असर पड़ता है। और किस चीज़ से असर पड़ता है? और अन्य कारक, कई अन्य कारक हैं, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो सामूहिक रूप से जनन की प्रक्रिया में उत्तरदायी हैं, यानी कि जनन पे असर डालते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है एनसीईआरटी में कि जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। जनन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, जो एक अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। यानी कि जनन जब होगा, रिप्रोडक्शन जब होगा, नए जो बच्चे या नई जो पीढ़ी आएगी वो कैसे आ सकती है? या तो उनके दो उनके जीव आपस में मिलें, आपस में इंटरेक्ट करें, ये आगे जाके समझ में आ जाएगा। तो या तो 2 होने चाहिए या तो 1 होना चाहिए। 1 से भी जनन हो सकता है और 2 जीवों के मिलने से भी जनन हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आम भाषा में बता दूं कि हो सकता है ये था गोला, और गोले ने अपने 2 छोटे छोटे गोले बच्चे जन्म दे दिए। ठीक है। फिर ये था सितारा। अब सितारे को चाहिए थी सितारी, तो सितारा और सितारी जब जनन किया तो इन दोनों के मिलने से जब जनन हुआ तब इनके बच्चे आए छोटे छोटे, बच्चा सितारा, बच्ची सितारी। ठीक है। तो हो सकता है एक ही पेरेंट से जनन हो जाए या फिर 2 पेरेंट्स लगें जनन करने के लिए, तब जाके जनन हो पाए, तब जाके नई पीढ़ी आ पाए। तो एक की भागीदारी होती है या फिर 2 लोग चाहिए होते हैं जनन के लिए। तो जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है जो 1 अथवा 2, अथवा का मतलब होता है और, यानी 2 जीवों के बीच में जब भागीदारी होती है या फिर एक जीव ही जनन कर सकता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक यानी कि गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक कहलाता है। अब ये थोड़ी हाई फाई बात कह दी, इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा सिंपल भाषा में कि ये है, मान लीजिए एक डब्बा, और इसने दिए छोटे छोटे अपने डब्बे, बच्चे पैदा कर दिए। ठीक है। अब ये जो पैदा हुए इसको कह रहे थे हम संतति। ठीक है। और ये जो होते हैं जिन्होंने जन्म दिया इसको कहते हैं जनक। जन्म देने वाला उसको कहते हैं जनक, जो जन्म कर रहा है उसको कह रहे हैं जनक, और जो जन्म हुआ जिसका उसको कहते हैं संतति। यानी कि जो बच्चे हैं उनको संतति कह रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? जनक। तो अब एनसीईआरटी बाबा ये कहना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी बाबा कब से हो गई, तो एनसीईआरटी जो है वो हमसे ये कहना चाह रही है कि जब एक ही जनक हो, ये एक जनक है, एक जनक से अगर उसकी संतति हो जाए तो ऐसे जनन को, ऐसे रिप्रोडक्शन को, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है जनन जो है 2 किस्म के हो सकते हैं। तो उनमें से एक को बता रहा हूँ मैं कि जब जनन सिर्फ एक ही जनक के वजह से हो, यानी कि एक ही पेरेंट की वजह से हो, एक ही पेरेंट ने अपनी संतति बना दी, अकेले बना दी, तो उस ऐसे को बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कब बोल रहे हैं? कि जब एक ही जनक हो, ये कहते हैं जनक, जब एक ही जनक अपनी संतति को
उत्पन्न कर दें, अपनी संतति को पैदा कर दें, सिर्फ एक जनक हो, है ना, एक ही पेरेंट होना चाहिए, वो अपनी संतति को जन्म दे दें, तो ऐसे जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक कहते हैं। यानी कि इसमें कोई लिंग तो नहीं आया कि हम ये नहीं कह सकते ये लड़का है या लड़की है, या मेल है या फीमेल है, ये तो सिर्फ है, एक डब्बा है। यानी कि यहाँ तो पेरेंट है, एक ही है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते लड़के की वजह से लड़के ने जन्म दिया या लड़की ने जन्म दिया, ऐसा कह नहीं सकते। तो इसमें लिंग नहीं है कोई, तो इसलिए इसको कह दिया अलैंगिक जनन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें भी थोड़ी सी एक पेचीदा बात होती है जिसको समझना है। पेचीदा बात इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक डब्बा है, इसने छोटे डब्बों को जन्म दे दिया, ठीक है, और ये है एक सितारा। सितारे ने एक बीज बनाया, ठीक है, और फिर ये बीज बनाया और बीज जो है आपस में मिल गए, और बीज मिलने के बाद में ये सितारों को जन्म दे दिया। समझे? देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये डब्बा था, डब्बे ने अपने छोटे छोटे डब्बों को जन्म दे दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था? सितारा। यहाँ कितने पेरेंट्स हैं? एक ही पेरेंट है। यहाँ कितने पेरेंट हैं? यहाँ एक पेरेंट है, यहाँ भी एक पेरेंट है, ठीक है, एक जनक यहाँ भी है, एक जनक यहाँ भी है। इसने भी बच्चों को जन्म दिया और इसने भी जो बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, अपनी संतति को जन्म दिया। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये सितारे ने क्या करा? बीज बनाए, बीज बनाए, ये छोटे ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, बीज बनाए, और ये बीज आपस में मिले, उसके बाद में फिर जाके इसकी संतति हुई, है ना। अब यहाँ पर गौर से सुनना है एकदम कि ये जो सितारे ने बीज बनाए, ये ग्रीन कलर का जो बीज था, जो बीज बनाया, इसको कहते हैं युग्मक। ये लिखा हुआ है यहाँ पर युग्मक, या कहते हैं इसको गैमीट। इसको अभी 7 बार बोल दिए, इसको कहते हैं युग्मक, 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 या दूसरी भाषा में इसको कहते हैं गैमीट, 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 ठीक है, याद हो गया। तो इसको कहते हैं युग्मक। ये जो बीज जो इसने बनाए सितारे ने, उसको कह रहे हैं युग्मक, और युग्मक मिले, यानी कि ये जो बीज थे वो मिले, फिर उसके बाद जाके इसकी संतति बनी। अब यहाँ पर सवाल ये है, और इसका आंसर ध्यान से देना है, कि ये 2 तरीके के मैंने जनन दिखाए, ठीक है। अब ये जनन कौन सा जनन कहलाएगा? कौन सा जनन ये कहलाएगा? ये जनन भी कौन सा जनन कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने अलैंगिक जनन के बारे में क्या पढ़ा था कि उसमें कितने जनक होने चाहिए, उसमें कितने पेरेंट्स होने चाहिए? सिर्फ एक पेरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों में देखिए, यहाँ भी एक पेरेंट है और यहाँ पर भी एक पेरेंट है ना, एक ही तो पेरेंट है। यहाँ डब्बा है, यहाँ सितारा है, एक ही एक पेरेंट है, एक ही एक जनक है ना। और फिर उनने अपने बच्चों को पैदा कर दिया। लेकिन इन दोनों में फ़र्क कहाँ आया? फ़र्क ये आया कि ये सितारा जो है उसने बीज बनाए, लेकिन डब्बे ने बिना बीज के काम कर दिया, बिना बीज के जनन कर दिया, है ना। तो ये जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी परिभाषा, पूरी परिभाषा क्या होगी कि जब, फिर से बना देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर था डब्बा, डब्बे ने जन्म दिए, बिना बीज बनाए, बिना गैमीट बनाए। फिर था सितारा, सितारे ने बनाए गैमीट, ये छोटे छोटे से बीज गैमीट बनाए, जिसको युग्मक भी बोल रहे हैं। ये गैमीट, युग्मक, ये युग्मक मिल गए,
गैमीट मिल गए फिर जाके सितारे बने। ठीक है, तो अब ये दोनों एक ही किस्म के जनन है, अलैंगिक ही कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे अलैंगिक? क्योंकि यहाँ पर भी एक ही जनक है, यहाँ पर भी एक ही जनक है, और उनसे इसकी संतति आ गई, उससे इनकी संतति आ गई। लेकिन फ़र्क कहाँ आया कि सितारे भाई साहब ने, सितारा जो है उसने बनाए युग्मक, उसने बनाए गैमीट, ये जो है ग्रीन ग्रीन वाले गैमीट हैं। तो जब एक तो अलैंगिक जनन की पूरी परिभाषा क्या होगी कि जब एक ही जनक से जब संतति बन जाती है गैमीट बनने के सहारे या बिना उसके सहारे से, यानी कि गैमीट हो भी सकता है, बिना गैमीट के भी संतति आ सकती है, और गैमीट बनने के बाद भी संतति आ सकती है। ठीक है, तब उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। यानी कि जिस जनन के अंदर एक पेरेंट हो, है ना, और वो या तो बिना गैमीट बनाए अपने संतति को जन्म दे दे, जैसे ये डब्बे ने करा, या फिर वो गैमीट बना के अपने बच्चों को जन्म दे, जैसे ये सितारे ने करा, तब उसको क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के अंदर में बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ एक पेरेंट होता है, एक जनक होता है, और उसका बच्चा जो है वो गैमीट की वजह से बन सकता है या बिना गैमीट के भी बन सकता है। ये हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, यानी कि एक पेरेंट होने चाहिए, युग्मक यानी कि गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो, यानी कि एक पेरेंट थे और उनने गैमीट बनाए हों या ना बनाए हों, और वह संतति को बना दे, तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक कहलाता है। कि यानी कि जब एक पेरेंट हो, एक जनक हो, और वो गैमीट बनाए या ना बनाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक पेरेंट होने चाहिए, और वो एक पेरेंट ने क्या किया? जनन, संतति को उत्पन्न किया। ठीक है, तो उसको कह रहे हैं अलैंगिक जनन। फिर जब दो जनक जो कि विपरीत लिंग वाले हों जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक बनाते हैं, नर और मादा गैमीट बनाते हैं और उसमें युग्मन होता है, तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझने वाली बात है कि यहाँ पर कहा है लैंगिक जनन। तो ये मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर ये गोला, ये पिंक वाला है जो गोला वो लड़की है, और ये वाला गोला जो है वो लड़का है। ठीक है, तो एक लड़की है, ये इसको फीमेल लड़की के लिए ऐसे दर्शाते हैं, और ये लड़का है। ठीक है, तो लड़का है और एक लड़की है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये लड़की ने अपना युग्मक बनाया। लड़की ने क्या किया? अपना गैमीट बनाया, और लड़के ने क्या किया? अपना गैमीट बनाया। ठीक है, तो ये गैमीट भी कैसा है? ये लड़की का गैमीट है, ये छोटा पिंक वाला, और ये लड़के का है गैमीट, लड़के का युग्मक है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों युग्मक आपस में मिल गए, और मिलने के बाद में क्या हुआ? इनका बच्चा बन गया। ठीक है, इनका बच्चा बन गया, ऐसा कुछ बच्चा बन के आया, निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जनक कितने हैं? एक ये जनक है फीमेल यानी कि मादा, और यहाँ पर एक है मेल यानी कि नर।
तो जब जनक दो हो, नर हो और मादा हो, जो कि विपरीत लिंग के होने चाहिए, यानी कि अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, यानी कि एक फीमेल है और एक मेल है, फिर वो क्या करें, वो अपना एक बनाए युग्मक, यानी कि गैमीट बनाए। तो ये मेल वाले ने क्या किया, अपना गैमीट बनाया ब्लू वाला, और फीमेल वाले ने अपना गैमीट बनाया पिंक वाला, ठीक है। और इनके बाद ये आपस में क्या हो गए, मिल गए, आपस में ये युग्मक थे वो मिल गए। अब ये जो मिल जाते हैं उसको क्या कहते हैं, युग्मन कहते हैं, युग्मन। तो इनका मन हो रहा था मिलने का, इसलिए हो गया युग्मन। और उसके बाद इनकी संतति आई, उसके बाद इनकी संतति आ गई। तो ये जो पूरा जनन की प्रक्रिया चली, ये जो पूरी जनन की प्रक्रिया चली, जिसके अंदर में विपरीत लिंग के जनक थे, एक फीमेल था एक मेल था, एक फीमेल थी एक मेल था, और उनने अपने अपने युग्मक बनाए, अपने अपने गैमीट बनाए, और उन गैमीट ने आपस में मिल गए, उनमें युग्मन हो गया, फिर उससे संतति आई। इस वाले जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्यों कह रहे हैं, लैंगिक जनन इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो लिंग थे, दो लिंग के चीज़ों ने आपस में जनन किया। क्यों, एक थी फीमेल, एक मादा थी और एक नर था। ये फीमेल, ये मेल था और ये फीमेल थी, एक लड़का है एक लड़की है। तो दो अपोजिट सेक्स के हो गए, विपरीत लिंग के हो गए ना, इसलिए इसमें लिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक और अलैंगिक में हमें डिफरेंस, हमें अंतर करना आना चाहिए कि जो अलैंगिक होता है, अलैंगिक का एग्जांपल दिया था मैंने, ये डब्बा था, डब्बे ने बना दिए अपने, तो उसमें एक ही पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट होता है, एक ही जनक होता है। लेकिन जो लैंगिक वाला होता है उसमें दो जनक होते हैं, और जनक भी कौन से होने चाहिए, विपरीत लिंग के होने चाहिए, एक लड़का होना चाहिए एक लड़की होनी चाहिए, यानी कि एक नर होना चाहिए एक मादा होने चाहिए, ठीक है। ये इंसानों के रख के नहीं सोचना है, ये मछलियों में भी सोच सकते हैं, फूलों में भी सोच सकते हैं, फूलों में भी नर और मादा होने चाहिए, वो भी लैंगिक जनन कर सकते हैं, मछलियों में भी नर और मादा होने चाहिए, लैंगिक जनन कर सकते हैं, ऐसे ही। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इन दोनों में अंतर करना आना चाहिए। उम्मीद है कि क्लियर हो गया हो, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप बता सकते हैं, फिर से मैं समझा दूंगा बेहतर तरीके से। तो इसी के साथ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 7 बार हमको रिवाइज़ करना है।